हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो जो वोल्केनो के जो टाइप्स थे, यानी जो थे वोल्केनो के प्रकार, हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां, यानी कि जो वोल्केनो की जो टोपोग्राफीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। तो जो ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां या ज्वालामुखी यानी वोल्केनो की जो टोपोग्राफी है वह क्या है, दो प्रकार की है। एक तो बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां। बाह्य स्थलाकृतियां जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी। क्या बोला जाता है? एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी। एंड जो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं उन्हें बोला जाता है इंट्रूसिव टोपोग्राफी। अब समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। जो बाह्य स्थलाकृतियां या एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी है उसका मतलब है कि, यहीं देख लेते हैं कि मैंने आपको जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी तो मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीन भाग आपको बताए थे। ये क्रस्ट वाला भाग बताया था, ये मेंटल वाला भाग बताया था और ये कोर वाला भाग बताया था। और ये क्रस्ट के जो ऊपर वाला है इसे मैं बताता हूं सरफेस, यानी कि सतह। यह क्या थी? सतह। अब इस सरफेस के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियां बनेंगी वह क्या कहलाएंगी? बाह्य स्थलाकृतियां। यानी कि क्रस्ट के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियां बनेगी वह क्या कहलाएंगी? बाह्य स्थलाकृतियां। और इस क्रस्ट के अंदर, इस वाले हिस्से के अंदर जितनी भी स्थलाकृतियां बनेगी वह क्या कहलाएंगी? आंतरिक स्थलाकृतियां। तो हमने देखा कि जो सरफेस के ऊपर स्थलाकृतियां, सरफेस के ऊपर जो टोपोग्राफीज बनती हैं उन्हें तो कहा जाता है एक्सक्लूसिव टोपोग्राफी, और जो अंदर यानी कि सरफेस के नीचे बनती है उन्हें बोला जाता है इंट्रूसिव टोपोग्राफी। अब इनके टाइप्स देखते हैं। जो बाह्य स्थलाकृतियां हैं, जो सरफेस के ऊपर स्थलाकृतियां बन रही है वह क्या है? दो प्रकार से बनती हैं। कैसे कैसे? एक तो केंद्रीय उद्गार के द्वारा। केंद्रीय उद्गार का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब लावा जो है वह छिद्र यानी होल के माध्यम से जब बाहर आता है तो वह क्या कहलाता है? केंद्रीय उद्गार, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल इरप्शन। और जो दूसरा टाइप है वह है दरारी उद्गार। दरारी उद्गार यानी कि फिशर इरप्शन। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब जो लावा है वह क्या है? दरार के माध्यम से यानी कि क्रैक के माध्यम से जब बाहर आता है तो वह क्या कहलाता है? दरारी उद्गार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फिशर इरप्शन। अब केंद्रीय उद्गार यानी कि जो सेंट्रल इरप्शन है यह भी क्या है? दो प्रकार की आकृतियां बनाता है। एक ऊपर उठे हुए भाग, जो सतह से बहुत ज्यादा ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है रेज्ड पार्ट। क्या बोला जाता है? रेज्ड पार्ट। और नीचे धसे हुए भाग, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है संक्ड पार्ट। क्या बोला जाता है? संक्ड पार्ट। एक तो ऊपर उठे हुए भाग हो गए और एक नीचे धसे हुए भाग हो गए। और इन ऊपर उठे हुए भागों में जो प्रकार है वह हम देखते हैं। एक तो सिंडूर शंकु बनता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंडर कोन। क्या बनता है? सिंडूर शंकु यानी सिंडर कोन। और दूसरा जो है वह मिश्रित शंकु यानी कंपोजिट कोन। और तीसरा जो प्रकार है वह है परपोषित शंकु यानी कि पैरासाइट कोन। और जो चौथा प्रकार इसके अंदर है क्षारीय लावा शंकु, बेसिक लावा कोन। और जो पांचवा प्रकार है वह है अम्लीय लावा शंकु, एसिडिक लावा कोन। यह जो स्थलाकृतियां हैं यह क्या है? काफी ऊंचाई पर, यानी कि इनकी हाइट काफी होती है, ऊपर उठे हुए भाग होते हैं सतह से। और नीचे धसे हुए जो भाग हैं वह कौन से हैं? क्रेटर, जिसे इंग्लिश में भी क्रेटर बोला जाता है। काल्डेरा, इंग्लिश में भी काल्डेरा बोला जाता है। उसके बाद सुपर काल्डेरा। और एक जो लास्ट में जो पार्ट है वह है घोंसलादार काल्डेरा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेस्टेड काल्डेरा। यह थे केंद्रीय उद्गार के कारण यह स्थलाकृतियां जो बनी है, जिनके नाम हमने अभी देखे। और जो दरारी उद्गार फिशर इरप्शन के द्वारा जो बनी है
लावा पठार जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी, लावा मैदान, और उसके अलावा इन्हीं से निर्मित होता है मेसा और बूटी। क्या है? लावा पठार, लावा मैदान, मेसा और बूटी। यह थी सारी बाह्य स्थलाकृतियां। मैंने एक चार्ट के अंदर इन सभी को बना दिया है। बाह्य स्थलाकृतियां यह है, और जो सतह के नीचे यानी कि सरफेस के नीचे जो स्थलाकृतियां, जो टोपोग्राफीज बनती है, उन्हें बोला जाता है इंट्रूसिव टोपोग्राफी। इसके जो प्रकार हैं, जो टाइप हैं, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल और सीट। क्या है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल और सिट। यह क्या है? 7 स्थलाकृतियां, 7 टोपोग्राफी है जो आंतरिक स्थलाकृति के अंदर आती है। जो राजस्थान से रिलेटेड जो एग्जाम्स है या अदर जो एग्जाम्स हैं, उनके अंदर सीधा एक बार इस चार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ बाह्य स्थलाकृतियां कौन सी है, या बाह्य स्थलाकृति इनमें से कौन सी नहीं है। और 3 स्थलाकृतियां तो दे देगा आपको बाह्य की, और 1 दे देगा आंतरिक की। जैसे बैथोलिथ दे दिया और 3 दे दिया, क्रेटर काल्डेरा, घोंसलादार काल्डेरा, तो आपने टिक कर देना है बैथोलिथ पे, क्योंकि जो बैथोलिथ है यह क्या है? आंतरिक स्थलाकृति। और अब हम बात करते हैं एक एक करके इन स्थलाकृतियों के बारे में, इन टोपोग्राफीज के बारे में। स्टार्ट करते हैं बाह्य स्थलाकृति से। तो बाह्य स्थलाकृति में भी हम देखेंगे केंद्रीय उद्गार वाले भाग। बाह्य स्थलाकृति या इसमें हम देख रहे हैं केंद्रीय उद्गार, और केंद्रीय उद्गार में हम देख रहे हैं सबसे पहले जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, यानी रेज्ड पार्ट्स जो हैं उनके बारे में। ऊपर उठे भाग, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है रेज्ड पार्ट्स, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जिसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा सिंडर शंकु। क्या है? सिंडर शंकु, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंडर कोन। सिंडर कोन। शंकु का मतलब होता है एक प्रकार से इस तरह की जो टोपोग्राफी बनती है वह क्या है? शंकु है। यानी कि जब बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो आपने एक कैप देखी होगी जिसकी आकृति यानी जिसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से होती है। और वह जो आकृति या जो स्ट्रक्चर है वह क्या कहलाती है? शंकु, कोन। और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को तो पता ही है भी कोन और शंकु किसे कहते हैं। तो इस तरह की जो टोपोग्राफी है वह क्या कहलाती है? कोन या शंकु। अब समझते हैं कि सिंडर शंकु क्या चीज है। सिंडर शंकु के अंदर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का ज्वालामुखी, वोल्केनो। तो इसके अंदर से निकलेंगे क्या? गैस, पायरोक्लास्ट व तरल पदार्थ। ज्वालामुखी के अंदर से क्या क्या निकलते हैं? गैस, पायरोक्लास्ट व तरल पदार्थ। ये तो हर ज्वालामुखी का एक मैकेनिज्म है, परंतु सिंडर शंकु में क्या होता है कि तरल पदार्थ बाहर नहीं आता। क्या नहीं आता? तरल पदार्थ बाहर नहीं आता। सिंडर शंकु में क्या होता है कि जो गैस व विखंडित पदार्थ जो है, विखंडित पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? मिलकर एक शंक्वाकार
शंक्वाकार पहाड़ी नुमा, शंक्वाकार पहाड़ी नुमा आकृति बनाते हैं, शंक्वाकार पहाड़ी नुमा आकृति बनाते हैं, जिसके किनारे अवतलाकार होते हैं, अवतलाकार होते हैं। अवतल का मतलब कॉनकेव। तो यह है इसकी डेफिनेशन कि सिंडर शंकु के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर भी हम देखते हैं, और विखंडित पदार्थ में जैसे धूल, राख, कोई छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, वह क्या है, मिल करके क्या करते हैं, एक शंक्वाकार पहाड़ी नुमा आकृति बनाते हैं। क्या करते हैं, मिलकर एक शंक्वाकार पहाड़ी नुमा आकृति बनाते हैं, और जिसके जो किनारे हैं वह कैसे होते हैं, कॉनकेव प्रकार के होते हैं, कॉनकेव आकृति के होते हैं। जैसे ये एक ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर है, ये मैंने बनाई मेन वेंट यानी कि मुख्य नली। अब इसके अंदर से पायरोक्लास्ट यानी विखंडित पदार्थ जब बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, तो इसके साइड में आकर के क्या है, जम जाते हैं, और इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण करते हैं। क्या है, जो पायरोक्लास्ट है वह बाहर आकर के यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और क्या है, इस प्रकार के, यानी कि जो शेप है पहाड़ी की ऐसी हो जाती है, इस तरह से, इस तरह से ये शेप, और इस शेप को बोला जाता है कॉनकेव यानी कि अवतल। शेप को क्या बोला जाता है, अवतल। तो यह है सिंडर शंकु, जिसमें गैस व विखंडित पदार्थ मिलकर एक शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण करते हैं, और जिसके जो किनारे होते हैं, ये किनारे हैं, यह क्या होते हैं, कॉनकेव यानी कि अवतलाकार होते हैं, अवतलाकार होते हैं। यह था सिंडर शंकु। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वह है मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट कोन। अब इसके अंदर क्या होता है, गैस, विखंडित पदार्थ व जो तरल पदार्थ है वह बाहर आता है। क्या है, गैस, विखंडित पदार्थ व तरल पदार्थ, क्या है, तरल पदार्थ यानी कि मैग्मा, पदार्थ यानी कि मैग्मा क्या है, बाहर आता है। और बाहर आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैग्मा बाहर आता है तो परत दर परत वह जमना शुरू कर देता है, और इस प्रकार से जमता है कि एक शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण हो जाता है। इस कारण इसे बोला गया मिश्रित शंकु, जिसमें मैंने बताया कि ये जैसे मैंने बनाई मेन वेंट, और यह नीचे मैग्मा चैम्बर, नीचे क्या है, मैग्मा चैम्बर, और इस मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा, गैस के कण, पायरोक्लास्ट, विखंडित पदार्थ जब बाहर आते हैं तो क्या है, यह बाहर आकर के ऐसे परत दर परत एक तरह की परतें बना लेते हैं, इस तरह से। क्या है, इस तरह से क्या है, परतों का निर्माण यानी लेयर्स का निर्माण कर देते हैं, परतों का निर्माण। तो मिश्रित शंकु के अंदर क्या देखा हमने कि जो गैस, विखंडित पदार्थ, तरल पदार्थ यानी कि मैग्मा बाहर निकल के जब जमते हैं तो एक परत का निर्माण कर लेते हैं, एक नहीं काफी परतों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये लेयर हो गई, ये लेयर होगी, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत का निर्माण कर लेते हैं। इस कारण से क्या है, और यह परतें आपस में क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, जिस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, मिश्रित शंकु रख दिया। और इसका एक अन्य नाम भी है
परतदार शंकु, परतदार शंकु, क्या नाम है इसका? परतदार शंकु। तो यह था सेकंड टाइप, मिश्रित शंकु, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट कोन, और परतदार शंकु। अब मैंने एक चीज स्लिप हो गई कि सिंडर शंकु के उदाहरण मैंने आपको नहीं बताया कि सिंडर शंकु अगर हमें देखने हैं तो कहां से देख सकते हैं। तो आप नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में हवाईयन द्वीप समूह है, हवाईयन आइलैंड समूह है, वहां पर यह सिंडर शंकु सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के अंदर काफी मात्रा में यह पाए जाते हैं, हवाई द्वीप समूह में। और एक पहाड़ी है, एक पर्वत है, माउंट इलास्को, क्या नाम है? माउंट इलास्को, इलास्को। यह भी क्या है? एक प्रकार का सिंडर शंकु है। यह ज्वालामुखी पर्वत है, यह क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट इलास्को। अगर इसकी स्थिति को हम देखें, लोकेशन को देखें, तो यह नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में, दक्षिण में एक कंट्री है, ला साल्वाडोर। क्या नाम है? ला साल्वाडोर, साल्वाडोर। इस कंट्री के एक सिटी है सान साल्वाडोर, वहां पर यह क्या है? लोकेटेड है, वहां पर यह स्थित है। और इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसका नाम है कैमीग्विन। क्या है? माउंट कैमीग्विन। माउंट कैमीग्विन कहां पर है? यह है फिलीपींस में। फिलीपींस का एक द्वीप है, लुजोन द्वीप। क्या है? लुजोन द्वीप, फिलीपींस। एक बार और बताता हूं कि सिंडर शंकु हवाईयन द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेंगे, और ला साल्वाडोर जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में, उसके साउथ में साल साल्वाडोर एक कंट्री है जिसके अंदर एक सिटी है ला साल्वाडोर एक कंट्री है जिसके अंदर एक सिटी है सान साल्वाडोर। वहां पर क्या है? माउंट इजाल्को। और एक फिलीपींस के अंदर एक आइलैंड है, लुजोन आइलैंड, वहां पर क्या है? कैमगिविन, कैमीग्विन, माउंट कैमीग्विन। वह भी क्या है? एक प्रकार से सिंडर कोन यानी कि सिंडर शंकु है। और मिश्रित शंकु, जिसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फ्यूजियामा है जापान का, फ्यूजियामा जापान। और फिलीपींस के अंदर ही क्या है? मेयान। क्या है? मेयान, फिलीपींस। यह क्या है? मेयान जो है क्या है? एक प्रकार से कंपोजिट कौन है? मिश्रित शंकु है, परतदार शंकु है। फ्यूजियामा जापान का भी क्या है? परतदार शंकु। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है वह है परपोषित। वह क्या है? परपोषित शंकु, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पैरासाइट। जो तीसरा टाइप है वह है परपोषित, परपोषित शंकु। इसे इंग्लिश में बोला जाता है पैरासाइट कोन। परपोषित यानी जो किसी पर पोषित है, जिसका पोषण किसी के ऊपर हो रहा है, उसे क्या बोला जाता है? परपोषित। यानी जो किसी के ऊपर आश्रित है उसे क्या बोला जाता है? परपोषित। परपोषित में क्या होता है? परपोषित कोन के अंदर कि जो मेन वेंट का, यानी कि जो मुख्य नली है, जिससे क्या है? गैस, पायरोक्लास्ट व तरल पदार्थ बाहर आ रहे हैं, जैसे ये एक ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या है?
जो गैस पायरोक्लास्ट व लावा जो बाहर आ रहा है, जो मैग्मा बाहर आ रहा है इस तरह से, तो ये कैसे बाहर आता है? एक क्रेटर के माध्यम से, यानी कि जो वोल्केनो का जो मुख होता है उसे क्या बोला जाता है? क्रेटर या वीवर। वो इसकी विड्थ के आधार पर, विड्थ के बेस पर हम देखेंगे कि वह क्रेटर है या वीवर है। अब क्या होता है, कभी कभार इस जो क्रेटर के जो मुख है वह बंद हो जाता है, यानी कि यहां से जो लावा मैग्मा है वह बाहर नहीं जा पाता। इस वजह से यह जो मैग्मा है क्या करता है, इसके पास में जो दरारें होती है वहां से निकलना शुरू कर देता है। इस मुख्य नली से क्या है, जो दरारें हैं यहां से निकलना शुरू कर देता है और सतह पर जाकर के, यानी सरफेस पर जाकर के क्या है, कोन बनाने शुरू कर देता है, यानी कि शंकुओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। उसे क्या बोला जाता है? परपोषित शंकु। जिसमें डायग्राम में हमने देखा कि मेन वेंट का, यानी मुख्य नली का जो मुख है वह बंद होने की वजह से क्या हुआ, जो मैग्मा था वह क्या है, समीपवर्ती दरारों से बाहर आना शुरू हो गया और सतह पर जाकर के क्या है, इस प्रकार से ये कोन के निर्माण करना शुरू कर दिया। और यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो आकृति है वह क्या है? परपोषित शंकु। क्या है? परपोषित शंकु। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, सस्तीमा क्या है? सस्तीमा शंकु, यानी कि सस्तीमा कोन क्या है? एक माउंट सस्ता है। माउंट सस्ता जो कहां पर है? यूएसए में लोकेटेड है, यहाँ जो यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस माउंट सस्ता का परपोषित शंकु क्या है? सस्तीमा है। जैसे कि यह पूरी क्या है? एक माउंट सस्ता, और यह जो कोन है यह क्या है? सस्तीमा। आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि यह पूरी जो स्ट्रक्चर है यह क्या है? माउंट सस्ता की, और ये जो कोन बने हैं जिन्हें परपोषित शंकु बोला गया है वह क्या है? सस्तीमा। तो यह थी तीसरी कैटेगरी, परपोषित शंकु। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी आती है वह है क्षारीय लावा शंकु। जिसे बोला जाता है बेसिक लावा कोन। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैंने जब ज्वालामुखी, हम कल बात कर रहे थे, पिछली क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि बेसिक लावा के अंदर क्या होता है, सामान्यतः यानी जनरली दरारी उद्गार होता है, परंतु कभी कभार क्या है, केंद्रीय उद्गार के माध्यम से भी क्या आ जाता है, क्षारीय लावा बाहर आ जाता है और एक शंकु की आकृति बना लेता है। परंतु क्षारीय लावा का मैंने आपको एक अन्य नाम बताया था जिसका नाम था मेफिक लावा। और मेफिक लावा में मैंने आपको बताया था कि MAFIC मेफिक, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम व फेरस यानी कि लोहा की प्रधानता होती है। परंतु मैग्नीशियम व लोहा की प्रधानता होती है, परंतु इसमें क्या नहीं होता, सिलिका की प्रधानता नहीं होती। सिलिका की प्रधानता नहीं होती। सिलिका की प्रधानता यानी कि सिलिका नहीं होने की वजह से क्या होता है, यह क्या होता है, कम गाढ़ा होता है। कम गाढ़ा यानी कि पतला होता है। अब पतला होने की वजह से जैसे यह मुख्य नली से बाहर आता है तो फैलना शुरू कर देता है। जैसे यह मेन वेंट है, यह क्या है, नीचे से बाहर आया, तो ये मैंने मैग्मा चैम्बर बनाया और यहां से जब यह बाहर आता है तो यह इस प्रकार से फैलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से क्या है, फैलना शुरू कर देता है। और पतला होने की वजह से यह क्या है, ज्यादा दूरी तक फैलता है, जिसकी वजह से इसकी हाइट क्या है, ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या रह जाती है, कम ऊंचाई वाली।
क्या है, इसकी ऊंचाई क्या रह जाती है, कम। और कम ऊंचाई रहने की वजह से जितने शंकु है उनमें सबसे कम ऊंचाई वाले शंकु कौन से कहलाते हैं, क्षारीय लावा शंकु। क्या है, सबसे कम ऊंचाई वाले शंकु कौन से हैं, क्षारीय लावा शंकु। और सबसे अधिक ऊंचाई वाले शंकु, सबसे अधिक ऊंचाई वाले शंकु हैं मिश्रित शंकु, या जिन्हें मैंने बताया कि परतदार शंकु भी बोला जाता है और इंग्लिश में कंपोजिट शंकु। सबसे कम ऊंचाई वाले शंकु हैं क्षारीय लावा शंकु और सबसे अधिक ऊंचाई वाले शंकु हैं मिश्रित शंकु या कंपोजिट कोन। अब इसके अंदर क्या है, यह अधिक दूरी तक फैलते हैं। पतला लावा है, पतला लावा है, पतला लावा होने की वजह से क्या है, यह अधिक दूरी तक फैलेंगे और इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आकृति है वह शील्ड की भांति हो जाती है। शील्ड की भांति इसकी क्या है, आकृति हो जाती है और इसे क्या बोला जाता है, शील्ड शंकु भी बोला जाता है। इसका एक अन्य नाम अगर हम देखें तो इसे बोला जाता है शील्ड शंकु, क्योंकि लावा पतला होने की वजह से अधिक ऊंचाई पर नहीं जा पाता और वहीं फैलता रहता है। इस वजह से इसकी जो आकृति है वह क्या, शील्ड के समान बन जाती है और इसे क्या कहा जाता है, शील्ड शंकु। यह था चौथा टाइप। और एक इसी के अंदर ऊपर उठे हुए भागों में एक अंतिम टाइप रह गया है अम्लीय लावा शंकु। क्या रह गया है, अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एसिडिक लावा कोन। क्या बोला जाता है, एसिडिक लावा कोन। अब अम्लीय लावा मैंने आपको बताया था कि फेल्सिक लावा, फेल्सिक लावा, फेल्सिक लावा, फेल्सिक यानी कि फेल्सपार व सिलिका। इस लावा में क्या होता है, सिलिका की प्रधानता होती है, जिसकी वजह से यह क्या होता है, अधिक गाढ़ा होता है। अधिक गाढ़ा होने की वजह से क्या है, एक तो यह ज्यादा फैलता नहीं है और बाहर आकर के तुरंत क्या है, यह जम जाता है और अधिक ऊंचाई पकड़ने लगता है। बाहर आकर क्या है, ये तुरंत जम जाता है। अधिक गाढ़ा होने की वजह से अधिक यह फैलता नहीं है और इसकी जो ऊंचाई है काफी अधिक होती है, ऊंचाई अधिक होती है। और जब हम इसकी आकृति की बात करते हैं तो यह मुख्य नली है और नीचे क्या है, मैग्मा चैम्बर। मुख्य नली है, नीचे है मैग्मा चैम्बर। इस तरह से यह क्या करता है, अपनी शेप बना लेता है। इस तरह से यह अपनी शेप बना लेता है। इसमें क्या है, जो मैग्मा है वह क्या करता है, इस तरह से ऊपर जमता रहता है, सतह के ऊपर इस तरह से जमता रहता है। और इस तरह की जो आकृति है उसे बोला जाता है उत्तलाकार आकृति। क्या बोला जाता है, उत्तलाकार आकृति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स शेप। अवतल को इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव और उत्तल को बोला जाता है कॉन्वेक्स। इस तरह की जो आकृति होगी वह क्या होगी, उत्तलाकार आकृति। और शंकु जो होगा वह होगा अम्लीय लावा शंकु। और इसका अगर हम ढाल देखें, यह ढलान देखें तो यह काफी क्या होता है, तीव्र होता है, काफी क्या तीव्र होता है। और क्षारीय लावा शंकु में मैंने आपको दिखाया था कि जो इस तरह से लंबे फैल जाते हैं, इस तरह से। बेसिक लावा कोन की जब हम बात कर रहे थे तो यहां पर जो ढाल है, जो ढलान है वह क्या है, मंद ढाल है। मंद ढाल यानी कि ढाल की कैसी है, मंद ढाल है। यह था क्षारीय लावा शंकु और यह है अम्लीय लावा शंकु, जिसमें ढाल क्या है,
तीव्र है और क्षारीय लावा में क्या है, मंद है। यह थी ऊपर उठे हुए भागों की स्थलाकृतियां, जिसमें हमने 5 स्थलाकृतियां देखी, 5 टोपोग्राफीज देखी। सिंडर कौन, कंपोजिट कौन, पैरासाइट कौन, बेसिक लावा कौन और एसिडिक लावा कौन। अब हम बात करते हैं बाह्य स्थलाकृतियों में ही नीचे धसे हुए भाग। कौन से भाग? सेकंड है नीचे धसे भाग। इसे एक बारी में ही समझ लेते हैं। क्रेटर वह है, दूसरा जो है वह है काल्डेरा, और तीसरा जो है वह है सुपर काल्डेरा, और जो चौथा है वह है घोंसलादार काल्डेरा। घोंसलादार काल्डेरा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेस्टेड काल्डेरा। तो क्रेटर मैंने आपको बताया था कि जो ज्वालामुखी नली होती है उसका जो मुख है, जहां से मैग्मा बाहर आता है, उस मुख को क्या बोला जाता है? क्रेटर। तो क्रेटर तो सीधा सही है कि ज्वालामुखी नली का मुख्य भाग, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो भाग है वह क्या है? क्रेटर कहलाता है। क्रेटर कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स हम देखें तो हमारे भारत की, महाराष्ट्र की लोनार झील भी क्या है? एक प्रकार की क्रेटर है। लोनार झील क्या है? क्रेटर। क्रेटर का मतलब इस छोटे रूप में आप देख लीजिए कि जैसे ये एक इस प्रकार की शेप बन गई, एक प्रकार से खड्डा बन गया, एक प्रकार से गर्त बन गया, उसे क्या बोला जाता है? क्रेटर। उसे क्या बोला जाता है? क्रेटर। जैसे लोनार झील, यह है महाराष्ट्र के अंदर। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, लोनार लेक महाराष्ट्र के अंदर, विक्टोरिया लेक अफ्रीका के अंदर। और नक्की झील, नक्की झील, नक्की लेक कहां है? राजस्थान के अंदर। यह क्या है? कुछ मेन एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रमुख उदाहरण हैं क्रेटर के। और जब हम बात करते हैं काल्डेरा की, तो रिवर का बड़ा रूप क्या है? क्रेटर। और क्रेटर का ही बड़ा रूप क्या है? काल्डेरा। क्रेटर का विस्तृत रूप, क्रेटर का विस्तृत रूप। और इसमें फर्क इतना है कि क्रेटर का विस्तृत रूप तो है ही, परंतु जो क्रेटर का जो बाहरी भाग है वह क्या है? जब अंदर को धंस जाता है, क्या करता है? जब क्रेटर का यह जो बाहरी भाग है, यह क्या है? अंदर को धंस जाता है। अंदर को धंस जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? काल्डेरा। जब अंदर को धंसने लगता है उसे क्या बोला जाता है? काल्डेरा। जब क्रेटर का विस्तृत रूप अंदर को धंसने लगता है, यानी धसाव के कारण, क्रेटर में धसाव जब होता है तो वह क्या कहलाता है? क्रेटर में धसाव। और एक चीज क्या कि क्रेटर से काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा क्या होगा? वह कहलाएगा काल्डेरा। और जब उसमें धसाव होगा, दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो क्रेटर से बड़ा और क्रेटर में धसाव। सुपर काल्डेरा का मतलब है कि काल्डेरा से भी बड़ा। क्या है? काल्डेरा से भी बड़ा। काल्डेरा का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? सुपर काल्डेरा। काल्डेरा का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? सुपर काल्डेरा। काल्डेरा का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? सुपर काल्डेरा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर सुपर काल्डेरा का एग्जाम्पल देखें तो यूएसए का आसो काल्डेरा क्या है? आसो काल्डेरा क्या है? एक सुपर काल्डेरा है जिसकी परिधि कितनी है? 128 किलोमीटर।
यानी कि जैसे मैंने ये काल्डेरा बनाया, सुपर काल्डेरा इसका बड़ा रूप होगा और इसकी जो ये परिधि होती है यह क्या होगी 128 किलोमीटर। वह क्या है आसो काल्डेरा, एक प्रकार का सुपर काल्डेरा है। और जब हम बात करते हैं घोंसलादार काल्डेरा, घोंसलादार काल्डेरा क्या है कि जैसे ये एक काल्डेरा मैंने बना दिया कि सुपर काल्डेरा बना दिया चाहे काल्डेरा बना दिया, क्रेटर से बहुत ज्यादा विस्तृत है यानी क्रेटर से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो घोंसलादार काल्डेरा में क्या होता है कि घोंसलादार काल्डेरा के अंदर ही क्या होता है, वापस से क्या हो जाता है ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। क्या हो जाता है ज्वालामुखी इरप्शन यानी वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से उस जो काल्डेरा के अंदर क्या है और क्रेटर्स, क्रेटर क्या होते हैं पनपने लग जाते हैं और क्रेटर्स बन जाते हैं। तो उसकी जो शेप है उसकी जो स्ट्रक्चर है इस तरह से दिखती है कि ये काल्डेरा आ गया, इसके अंदर और क्रेटर बनने लग गए इस तरह से, जिसके अंदर से क्या है ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है और यह शेप क्या कहलाती है घोंसलादार काल्डेरा। तो यह थे नीचे धसे हुए भाग जिसमें क्रेटर, काल्डेरा, सुपर काल्डेरा और घोंसलादार काल्डेरा। क्रेटर में हमने देखा कि ज्वालामुखी नली का जो मुख्य भाग है वह क्रेटर कहलाता है। काल्डेरा क्रेटर का ही विस्तृत रूप यानी क्रेटर से बड़ा रूप है और क्रेटर में जब अंदर की ओर क्या है धसाव आ जाता है तो वह क्या है काल्डेरा कहलाता है। सुपर काल्डेरा काल्डेरा का विस्तृत रूप और घोंसलादार काल्डेरा क्या है काल्डेरा के अंदर जब पुनः ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे क्या है वापस क्रेटर बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर अंदर बन जाती है, उसे बोला जाता है घोंसलादार काल्डेरा या नेस्टेड काल्डेरा। यह हो गए केंद्रीय उद्गार के कारण बनी टोपोग्राफीज। अब इसके बाद जो हमने देखी थी वह थी सेकंड पार्ट था दरारी उद्गार। क्या था दरारी उद्गार के कारण जो स्थलाकृतियां बनी हैं वह कौन सी थी, एक तो थी लावा पठार, दूसरा लावा मैदान, तीसरा मेसा और चौथा थी बूटी। क्या थी बूटी। प्लेटू क्या है लावा पठार यानी लावा प्लेटू, लावा मैदान यानी लावा प्लेन, मेसा MESA और बूटी BUTTE। अब लावा पठार का मतलब है कि जब सतह पर क्या होता है दरारी उद्गार, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की। दरारी उद्गार के कारण क्या होता है जो मैफिक लावा है वह फैलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फैल करके एक पठारी संरचना इस प्रकार की क्या है संरचना सतह पर बना देता है इस प्रकार की। तो यह क्या कहलाता है लावा पठार। इस प्रकार की एक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर यानी टोपोग्राफी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है किससे, ये दरारी उद्गार के कारण। तो उस स्थलाकृति उस टोपोग्राफी को बोला जाता है लावा पठार। और इसी प्रकार से लावा मैदान, जब सतह पर ही क्या है लावा एक बार जम जाता है तो उस वजह से क्या हो जाता है लावा मैदान का निर्माण हो जाता है। जैसे ये सतह हुई, ये हल्का सा दरार हुआ और लावा यहीं पर क्या है जमना शुरू कर गया। इसकी मिट्टी क्या हो गई काली, लावा की मिट्टी क्या है काली। तो काली मिट्टी का जो मैदान है उसे बोला जाता है काली मिट्टी का मैदान। जैसे हमारा दक्कन के पठार में जो मैदान है वह क्या है लावा मैदान है। अब बात करते हैं कि मेसा क्या होता है। मेसा का सरल सा अर्थ है ये लावा पठार है। इस लावा पठार में अपर्दन के कारण क्या है अपर्दन यानी कि इरोजन,
अपर्दन के कारण यानी कटाव के कारण क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, एक टेबल के जैसी हो जाती है, एक टेबल नुमा संरचना। इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, इसी लावा पठार के अंदर अपर्दन की क्रिया होती है, इरोजन की क्रिया होती है, कटाव की क्रिया होती है, जिसकी वजह से इसकी जो संरचना है वह टेबल नुमा हो जाती है। उससे क्या बोला जाता है, मेसा बोला जाता है। और बूटी की अगर हम बात करें तो इस मेसा में जब अपर्दन की क्रिया होती है, इसी मेसा के अंदर जब क्या है, अपर्दन की क्रिया, मेसा का निर्माण हुआ लावा पठार से, बूटी का निर्माण होगा मेसा से। जब इस मेसा के अंदर अपर्दन की क्रिया होती है तो इस मेसा का भी क्या है, अपर्दन हो जाता है, इरोजन हो जाता है, और इससे क्या है, एक टेबल नुमा संरचना बनती है, टेबल नुमा संरचना बनती है। उसे क्या बोला जाता है, बूटी बोला जाता है। तो लावा पठार हमने देखा क्या था, लावा मैदान, काली मिट्टी का जो मैदान है वह लावा मैदान है। मेसा की लावा पठार के अंदर जब अपर्दन की क्रिया होती है तो अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप टेबल नुमा आकृति यानी कि एक टेबल नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उसे क्या बोला जाता है, मेसा। और बूटी क्या है, इस मेसा के अंदर ध्यान रखना कि मेसा के अंदर जब अपर्दन यानी कि इरोजन की प्रक्रिया प्रोसेस होता है तो उसके बाद जो मेसा के अंदर जो टेबल नुमा का निर्माण होता है, टेबल नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसे क्या बोला जाता है, बूटी बोला जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, जो मैंने आपको चार्ट शुरू में दिखाया था कि बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां, कि ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां दो प्रकार की है, बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां, जिनमें आज की क्लास में हमने पूरा किया बाह्य स्थलाकृतियां को, जिसमें हमने देखा केंद्रीय उद्गार के आधार पर यानी कि सेंट्रल इरप्शन के आधार पर, और हमने देखा दरारी उद्गार के आधार पर यानी कि फिशर इरप्शन के आधार पर कौन कौन सी टोपोग्राफी बनती है। कल की क्लास में हम देखेंगे आंतरिक स्थलाकृतियां यानी कि इंट्रूसिव टोपोग्राफी के आधार पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, जिनका नाम हमने आज के चार्ट में आपको बता दिया था, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल और सिट। उनके बारे में हम करेंगे कल की क्लास में बात। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।